अपाला ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से कक्षा 11 के सभी संख्याओं के विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान की रजत बूंदें जो हमने पिछला अध्याय पढ़ा था उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर करने हैं, इसलिए ये वीडियो जो है वो आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अभ्यास प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और फिर इन्हीं अभ्यास प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की रजत बूंदें पार्ट 2 अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अभ्यास प्रश्न से कि पहला प्रश्न, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। तो इसके बारे में बड़ी अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है हर एक चीज़। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि कुएं किसे कहते हैं, तो उसके बारे में बताया कि राजस्थान में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। जब वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो वह मरुभूमि में रेत की सतह में समा जाता है और धीरे धीरे रिसकर कुएं में जमा हो जाता है। जिस स्थान में कुएं की खुदाई की जाती है उस स्थान को ईंट और चूने के द्वारा पक्का कर दिया जाता है। अब इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न जैसे जोड़ा गया है कि इस व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। कुएं की गहराई सामान्य कुओं की तरह ही होती है, लेकिन इसके व्यास में बहुत अंतर होता है। सामान्य कुओं का व्यास 15 से 20 हाथ का होता है, यानी गोल घेरा बहुत बड़ा होता है, जबकि कुएं का व्यास 4 या 5 हाथ का होता है, जिसके बारे में लिखा था कि एक एक जो उसमें घास से बना हुआ जो रस्सा है वो बिछाया जाता है, तो इसलिए 4 या 5 हाथ का होता है। संकरा कम होता है, व्यास कम होता है, लेकिन गहराई सामान्य कुओं के जितनी ही होती है। वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है इस इलाके में पाई जाने वाली जो खड़िया मिट्टी की परत है उस पर निर्भर करती है। दूसरा प्रश्न है कि दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। वैसे अभ्यास प्रश्नों के अंदर अगर देखा जाए तो ये प्रश्न थोड़ा आपको खुद को भी बनाना होगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वो देखिए नीचे क्या लिखा है कि हमारे देश में दिनों दिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां इस समस्या से निपटने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में जल संरक्षण के उपाय के बारे में बताया गया है। भारत के ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जहां लोगों को पानी लाने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करके जाना पड़ता है। महाराष्ट्र के इलाके हो गए, चाहे राजस्थान हो गया हमारा, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों में कुएं का निर्माण करके इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। जहां कुएं का निर्माण न किया जा सके वहाँ घर की छतों और आंगन में वर्षा जल को संग्रहित किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पाठ के में भी बताया था कि चूरू जो ज़िला है हमारा, उस शहरी इलाके में लोग जो अपने पक्के घरों की छतों पर इस तरह से वर्षा का जल जो है वो संग्रहित करते हैं। फिर लिखा है कि भी अन्य राज्यों में इसमें क्या उपाय हो रहे हैं कि राजस्थान के अतिरिक्त दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी जल संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। जल संरक्षण के लिए दक्षिण भारत के राज्य हैं जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है। इन इलाकों में जब बारिश नहीं होती तो भी पानी का संरक्षण करने के लिए बहुत सारे के उपाय किए जा रहे हैं। हम कई टीवी चैनलों में भी, नेशनल ज्योग्राफी में भी कई जल संरक्षण पे जब पर्यावरण दिवस होता है पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, तो आप इस विषय को थोड़ा अपनी तरफ से भी बनाकर लिखें कि और क्या क्या उपाय हो रहे हैं, किस तरह से संरक्षण किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं तीसरा प्रश्न कि चिजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है और पाठ के आधार पर बताइए। तो सबसे पहला पाठ जो आता है उसमें कि पहले चिजारों का विशेष ध्यान रखना समाज की परंपरा थी। काम पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन किया जाता था। उनकी विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चिजारों के साथ गांव का संबंध वर्ष भर तक जुड़ा रहता था। उन्हें तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती थी और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। इस प्रथा को वो लोग आंच प्रथा कहते थे। आंच प्रथा के तहत साल भर उन्हें पुरस्कार दिए जाते थे। अब वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं रही है क्योंकि शहरी जीवन का प्रभाव उन पर नजर आने लगा है।
अब होता है कि वर्तमान में उन्हें सिर्फ मजदूरी देकर ही काम करवाने का रिवाज आ गया है। काम पूरा होने के बाद उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा जाता। जैसा हमने पाठ में भी पढ़ते हुए देखा कि केवल मजदूरी देकर ही काम करवाया जाता है। दिन भर की जितनी मेहनत है उनका उतना ही पारितोषिक उन्हें मिलता है। और इसके साथ साथ अब तो कुछ ऐसे जो घर परिवार के लोग हैं वो भी इस कार्य में दक्ष हो चुके हैं, तो वो लोग स्वयं अपने लिए जो है वो कुई खुदाई का काम कर लेते हैं। वो इस कार्य में दक्ष हैं, निपुण हैं, इसी वजह से अब अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती, चीज़ारों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन लोगों को कुई खुदाई का कार्य अच्छी तरह से आता है। चौथा प्रश्न है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो ये हमने पाठ के अंतिम पड़ाव में पढ़ा है इस विषय को। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान के जिन क्षेत्रों में कुइयों का प्रचलन है वहाँ हर एक की अपनी अपनी कुई हैं, बिल्कुल ये निजी हैं, उससे पानी लेने का उनका निजी हक है, लेकिन इनका निर्माण गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन पर किया जाता है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा वहाँ हो चुकी वर्षा से तय होती है। उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। इस विषय को हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत का ही विषय है। ग्राम पंचायत इसलिए इन कुइयों पर अंकुश लगाती है ताकि जो कुइयाँ पहले से मौजूद है उनमें पानी की मात्रा का बंटवारा ना हो और वो सही सहमित रूप से बनी रहे। अब पांचवा प्रश्न आता है। पांचवें प्रश्न में लेखक ने पाठ पर आधारित ही प्रश्न पूछा है कि कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब ये 3 नाम आए थे, पहला पालर पानी, पाताल पानी और रिजाणी पानी। तो चलिए इनके बारे में क्या लिखा है कि मरुभूमि समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। मरुभूमि यानी राजस्थान में हमारा जो पानी मिलता है उसके 3 रूप माने गए हैं कि पहला रूप है पालर पानी। यह सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को कहा जाता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। दूसरा रूप जो है वो पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है, जैसे ट्यूबवेल हो गए, हमारे हैंडपंप हो गए, ये भूजल है। तीसरा है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी, तीसरा रूप रिजाणी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रिजाणी है। रिजाणी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है और इसी रिजाणी पानी को प्राप्त करने के लिए कुइयों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये ना तो खारे पानी के जल से मिलता है और ना ही सतह पर बहता है। यह तो नीति जैसा कुछ पेचीदा मामला है जो खड़िया पट्टी की परत पर आकर नमी के रूप में बिखर जाता है। जब उस इलाके में कुई बना ली जाती है तो वही नमी पानी का रूप कणों में बदलकर ऊपर आ जाती है और इससे ताज़ा मीठा पानी जो है वो लोगों को पीने के लिए उपलब्ध हो जाता है। रिजाणी पानी की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि यह शुद्ध पानी है, साफ पानी है और इसका इस्तेमाल केवल ये लोग पीने के पानी के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इस पाठ से केवल 5 ही प्रश्न हैं। उन 5 प्रश्नों में लगभग पाठ की सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आ चुकी हैं। अलग अलग हिस्सों से इसके प्रश्न लिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ध्यानपूर्वक करें। अगर आपको लगे कि इन प्रश्नों में कुछ और परिवर्तन किया जा सकता है पाठ पढ़ने के पश्चात, समझने के पश्चात, तो वह भी अपेक्षित है। आप लोग उसका भी प्रयोग करें, अच्छा लिखें। प्रयास यही कोशिश करें कि भी इससे भी बेहतर लिखने की कोशिश करनी है आपको, ताकि जो है वो आपका कार्य अच्छी तरह से हो सके। इस प्रश्न के साथ ही हमारा पाठ खत्म होता है।